सुप्रभात आप सभी को। आज हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था उसको जानते हैं। यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से आने से पहले यह 3 बार और आ चुका था, जो था 1975 में, 1988 में और 2000 में। ये जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में वो चौथे नंबर का था। अगर कोई एग्जाम में आए कि ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा कौन से नंबर का था, तो ये चौथे नंबर का था। इससे पहले 3 और आ चुके थे, 1975 में, 1988 में और 2000 में। इसका निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 को की गई थी और यह प्रोफेसर यशपाल कमेटी जो बैठी थी उसकी अध्यक्षता में नेशनल काउंसिलिंग फ्रेमवर्क 2005 को तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एनसीएफ का लर्निंग विथआउट बर्डन था, मतलब बिना बोझ के अधिगम या शिक्षा देना था। जिसकी अभी देखा जाता था कि पहले जो बच्चे रहते थे प्राइमरी या नर्सिंग के, उनके बैग एकदम बहुत भरा रहता था, उस बैग में बहुत सारी किताबें रहते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को बिना बर्डन के या बिना बोझ के उनको शिक्षा दिया जाए। और इसका उद्देश्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब बच्चे जिस प्रकार सीखे उस प्रकार से उनको शिक्षा देना चाहिए, ना कि उनको किताबी ज्ञान के रूप में पूर्ण होकर रटन प्रणाली के तहत उनको शिक्षा देना चाहिए। एनसीएफ जो था 2005 का, इसका अनुवाद हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया था। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। उस 22 भाषाओं में भी ये एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। साथ में यह एनसीएफ जो आया है वो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था, जो सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से इसको लिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एनसीएफ 2005 था वो। और इसमें मुख्य रूप से एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसका मतलब ये था कि हम अगर कोई बच्चे को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अगर मैं किसी को कुत्ते बिल्ली के बारे में बता रहा हूँ तो उसको सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर जाकर उसके सामने से उसको अनुभव कराऊँ कि ऐसा रहता है, इसका आवाज़ ऐसा निकलता है, इसका क्रियाकलाप ऐसे रहता है। तो अगर किसी चीज़ को अगर बच्चे जो 5-6 साल के है उनको अगर किताबी ज्ञान के अलावा रियल में एक्सपीरियंस कराओगे तो उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य उसके बाहरी जीवन से जोड़ा जाया था। और तब पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब रटन प्रणाली से मुक्त करने का आस्पर्श था कि अगर बच्चे को कुछ चीज़ बता रहे हो उसके बारे में उसको प्रैक्टिकल अनुभव कराओ, जिससे वो उसको याद रखे। जिसकी माइक्रोस्कोप के बारे में सूक्ष्मदर्शी के स्कूल में बताते हैं, तो हम लोग जब स्कूल में थे तो बस फ़ोटो के जरिए उसको बता दिया जाता था। तो अब एनसीएफ 2005 जो 2005 है उसमें यह बात ही कही गई है कि उसको पढ़ाई से मुक्त कराकर उसको रियल लाइफ से अनुभव किया जाए, कि स्कूल में माइक्रोस्कोप भी उसको लाकर देखा जाए, उसमें बताया जाए कि कैसे हम सूक्ष्मदर्शी से अपने हाथ के कीटाणु विषाणु को देख सकते हैं इत्यादि की जानकारी देखा जाए। और इसका उद्देश्य पाठ्य चर्चा या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ पाठ्य चर्चा या पाठ्य पुस्तक की बात ना हो, उसको खेल विधि या ऐसी विधि से सिखाया जाए जिससे बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ सकें, जिससे वो उसको जो पढ़ाई लिखाई है वो विथआउट बर्डन के लगे, बिना बर्डन के हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे को ऐसा एहसास हो। साथ में था विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगर हम बच्चे को किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं तो उसे खेल विधि के माध्यम से या खेल के माध्यम से दिया जाए। अगर जैसे कि अगर हम क्लास 4-5 में बच्चे को अगर मैप के बारे में बता रहे हैं, इंडिया के मैप में, तो इंडिया का मैप एक ज़मीन में ड्रॉ कर लें और उसको हर जगह का नाम बताएं, जैसे कि दिल्ली यहाँ पे है, रायपुर यहाँ पे है, भोपाल यहाँ पे है। तो एक एक बच्चे को अगर हम ड्राइंग बना ले रहे हैं तो उसमें एक बार टीचर सबको बता दे कि यहाँ पे ये वाला स्थान है, फिर बच्चे को वहाँ पे पूछे या उसको दौड़ के माध्यम से जाने को बोले कि आप भोपाल में जाओ, आप राजस्थान में जाकर खड़े हो। तो इससे बाहरी जीवन या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अगर हम विद्यालय में शिक्षा देंगे तो बच्चे को जो मेंटली एबिलिटी रहती है वो काफ़ी बढ़ेगी और उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का नॉलेज होगा। और इसमें था राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। मतलब अगर राष्ट्रीय मूल्य है जो मौलिक कर्तव्य तो हमें अपकमिंग जनरेशन को
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सम्मान करने, मौलिक कर्तव्य के पालन करने इत्यादि के प्रति आस्थावान मतलब आस्था रखे ऐसे विद्यार्थी तैयार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। और यह जो एनसीएफ है वो 5 प्रकार की विधियों पर जोर देता है। इसमें प्रमुखता करके सीखना, मतलब विद्यार्थी अगर कुछ काम करके सीखेगा तो हमेशा याद रखेगा, इसलिए उसको करके सीखने पे बात की गई है। साथ में अगर कोई काम कर रहा है उसको निरीक्षण करना, परीक्षण करना, ग्रुप के माध्यम से हम किसी काम को करते हैं तो काम का बर्डन भी कम हो जाता है, साथ में हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं, इसलिए सामूहिक के ग्रुप के द्वारा उस विधि को सीखना, साथ में मिश्रित विधि के द्वारा सीखना, ये 5 विधियों पर एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से जोर देता है। साथ में एनसीएफ जो 2005 है वो रचनावाद की समझ प्राप्त होती है इससे। और एनसीएफ 2005 में एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसा होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि बच्चों को जो सुविधा रहे उसको समझने में आसानी प्रदान करे, कैसे बच्चे अच्छे से सीख सकता है, कैसे पढ़ाई कर सकता है, किसको उससे शिक्षा बिना बोझ के लगे, इत्यादि प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए। इसमें बात किया गया है कि जो बच्चे को हम सिखाते हैं उसमें अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य उसको बहुभाषावाद होने चाहिए। मुख्य रूप से उसको प्राथमिक शिक्षा जो है अपने मातृभाषा में देना चाहिए और आगे की शिक्षा या बाकी शिक्षा में बहुभाषावाद का यूज करना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट के अलावा और अनेक विषय में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में है जो एनसीएफ 2005 है वो करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग। और इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है भारत सरकार की जो एमएचआरडी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की पहल पर ही जो यशपाल समिति थी जो प्रोफेसर यशपाल थे उसकी अध्यक्षता में यह समिति बनी थी। और अभी पहले ही बता चुका हूँ एनसीएफ जो 2005 था उसका निर्माण एनसीईआरटी ने किया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने। और इसमें बच्चों की भाषा मातृभाषा होना चाहिए इसकी बात कही गई थी। साथ में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम वो क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के पढ़ने योग्य हो, तो क्रम से आसे एक निश्चित व्यवस्था से है। निश्चित व्यवस्था मतलब हम जो पढ़े वो एक निश्चित व्यवस्था से और उसे पढ़ने में आसानी हो, यही पाठ्यक्रम है। कई बार आता है कि ये किसका परिभाषा था कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, इसको फ्रोबेल महोदय ने दिया गया था। और कई बार एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है या किस बाल मनोवैज्ञानिक ने। तो इसमें फ्रोबेल लेना है, फ्रोबेल महोदय ने ही बोला था कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। थैंक यू सो मच।